अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है नीट वालों के लिए, खासकर दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और ये हम लोग ओरली सॉल्व कर लेंगे। वी विल नॉट सॉल्व, वी विल जस्ट डायरेक्टली गेट टू द आंसर। क्या बोला है? इन फिगर टू पॉजिटिव चार्जेस Q2 एंड Q3 आर फिक्स्ड अलोंग y एक्सिस। तो अगर तुमको दिख रहा होगा Q2 और Q3 ये y एक्सिस पे है, ये दोनों चार्जेस मिलके एक्सर्ट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन ऑन अ चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द x एक्सिस। तो ये दोनों मिलके Q2 Q3 मिलके किस पे नेट फोर्स लगा रहे हैं? Q1। और डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस। तो पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि अगर Q2 Q3 पॉजिटिव है तो Q1 हैज टू बी नेगेटिव, तब जाके ऐसा डायरेक्शन आएगा फोर्स का। ये हो गया फोर्स का डायरेक्शन, ऐसा डायरेक्शन आया। और इन दोनों फोर्सेस का तुमको निकालना पड़ेगा कंपोनेंट। और ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है चौथा क्वाड्रेंट। देखो, दे आर पॉइंटिंग इन द फर्स्ट एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दो कंपोनेंट होंगे, इसका हो जाएगा एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, इसका भी होगा एक एक्स कंपोनेंट और इसका होगा एक वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट्स क्या होने वाले हैं? कैंसिल। और एक्स कंपोनेंट क्या होने वाले हैं? ऐड अप। तब जाके ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो if Q1 is supposed to experience net force in which direction? हाँ, तो Q1 को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। क्या होना पड़ेगा? वेरी गुड, आंसर आ गया। अब आगे क्या बोला है देखो, if a positive charge capital Q is added at x, 0, तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज को x, 0 पर रख देता हूं, तो फोर्स ऑन Q1 विल बी, Q1 अगर नेगेटिव है तो कैपिटल Q उसको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा ना। रिपेल कैसे करेगा? वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट होगा ना। ध्यान दो, सिंपल क्वेश्चन में मार्क्स जाएंगे आपके, ध्यान दो। यहाँ पे Q2 Q3 मिलके किस पे फोर्स लगा रहे थे और फोर्स का डायरेक्शन क्या था? पॉजिटिव डायरेक्शन। ये कब पॉसिबल है? जब Q2 Q3 पॉजिटिव और Q1 क्या हो? नेगेटिव। तब जाके नेट फोर्स कहाँ होगा? पॉजिटिव x डायरेक्शन में, नहीं तो नेगेटिव x में जाता। तो Q1 कौन सा चार्ज हो गया? नेगेटिव। और अपने कैपिटल Q कहाँ रख दिया? तो ये पॉजिटिव और Q1 क्या है? नेगेटिव। तो कैपिटल Q1 को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कहाँ खींचेगा? पॉजिटिव x में। और पहले भी फोर्स कहाँ था? तो अभी आंसर देखो, शैल इंक्रीज अलोंग पॉजिटिव x। यस ऑफ कोर्स, डन, खत्म हो गया, खत्म। तो प्लस Q रखने के बाद फोर्स का वैल्यू बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया? अलोंग पॉजिटिव x। खत्म हो गया आंसर, नथिंग टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक चार्जेस of 1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb, 1, -1 and 2 are placed in air at the corners A, B, C respectively of an equilateral triangle ABC, having length of each side 10 cm. The resultant force on the charge at C is। ये क्वेश्चन भी हमने 11th स्टैंडर्ड में कवर किया है, बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कवर किया है सेम क्वेश्चन। इसका आंसर भी याद है मुझे, एटलीस्ट इफ़ यू रिमेंबर इट्स ओके, इफ़ यू डोंट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ ध्यान दो, हमारे पास ना एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। ए पे +1 माइक्रोकूलम चार्ज है, B पे -1 है और C पे 2 माइक्रोकूलम है, और लेंथ आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। और आपको पूछा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट C। तो यहाँ पे जो चार्ज था A पे, वो इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज है। B पे कौन है? Q2, ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और C पे कौन है? 2, वो कौन है? पॉजिटिव। नेट फोर्स किस पे निकालने के लिए बोला है आपको? C पे। तो पहले ये बता दो, C पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है ना? है कि नहीं? यस। और A पे जो चार्ज है वो भी क्या है? पॉजिटिव है। तो क्या होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन,
तो डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू सी, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, सी, लगा कौन रहा है, ए। तो ए उसको क्या करेगा, पुश की पुल, पुश। तो ये हो गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का डायरेक्शन। सी पॉजिटिव है, बी कौन है, नेगेटिव है, तो बी पे जो चार्ज है वो इसको पुश करेगा कि पुल करेगा, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज टुवर्ड्स बी, मतलब सी टू बी। तो ये आ गया फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। करेक्ट, यहां तक क्लियर, पक्का क्लियर, 100% क्लियर। तो ये दोनों फोर्सेस दे आर aligned to each other at some angle and that some angle is 120। क्यों 120? इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 होता है, तो ये 60 है और ये टोटल 180 है, तो बचा हुआ बाहर का कितना है। वैसे भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 120, ये पता ही होना चाहिए था। तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो नाउ। और अगर आपको याद होगा, वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि 11th में हमने वेक्टर सीखा है, resultant of two forces is always along diagonal। और how do you find out resultant of two forces? Under root of पहला फोर्स, इसको F1 बोल देता हूँ, इसको F2 बोल देता हूँ, तो क्या आएगा, प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos of थीटा, where theta is the angle between the two forces। अब आपको F1 और F2 फाइंड करना चाहिए, उससे पहले एक काम करता हूं मैं, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, व्हाट इज cos of 120 minus half, cos of 120 is cos of 90 plus 30, cos of 90 plus 30 is minus sin 30 and sin 30 is half, तो minus half, 2 और 2 गया, ये माइनस साइन आगे आ गया, तो अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। अब आपको बताता हूँ मैं कि नीट के लिए मैंने वेक्टर्स के क्वेश्चन क्यों लिए थे। मैंने आपको बताया था कि नीट में डायरेक्टली वेक्टर्स पे क्वेश्चन नहीं आता, JEE में आते हैं, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि उधर वो क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास याद होगा तो होना चाहिए, वैसे 2 वेक्टर्स थे, एक छोटा वेक्टर था, एक बड़ा वेक्टर था। छोटे वेक्टर को रिजल्टेंट परपेंडिकुलर था, ऐसा क्वेश्चन था वेक्टर्स में। तब तुमने अगर नोटिस किया होगा तो हमने जब एंगल फाइंड किया था 2 वेक्टर्स में, तो 120 आया था, और एंगल 120 आया था तो रिजल्टेंट था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रेज टू हाफ। आ रहा है याद, आना चाहिए, तो वही तो है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रेज टू हाफ। तो अगर तुमको ये याद रहता तो जैसे तुमने देखा इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल 120, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2 होल रेज टू हाफ, तो इतना स्टेप बच जाते तुम्हारे। अगेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर, तो ये सब चीजें अब तुमको क्वेश्चन पढ़ते से याद आनी चाहिए। 2 वेक्टर्स अलाइन टू ईच अदर एट 120, व्हाट इज द रिजल्टेंट, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2 रेज टू हाफ, स्क्वायर रूट है तो रेज टू हाफ। अभी F1 और F2 फाइंड कर लो। How do you find out F1? F1 क्या था, फोर्स बिटवीन A एंड C, तो फोर्स ऑन C ड्यू टू A 1/4 pi epsilon 0, राइट। QA QC अपॉन डिस्टेंस बिटवीन A एंड C का स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम ही आने वाले हैं। What is this? 9 into 10 raised to 9. What is charge on A? 1 microcoulomb, कितना, 1 micro 10 raised to minus 6. What is charge on C? 2 microcoulomb, तो 2 into 10 raised to minus 6. What is the distance between A and C? 10 centimeter. 10 centimeter is 10 raised to minus 1 meter. उसका स्क्वायर 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 12 और नीचे 2 minus 2, तो 10 raised to minus 10. Minus 10 and 10 raised to 9, तो 10 raised to minus 1. 9 to the 18, 1.8. तो 1.8 आ गया F1. F2 भी ऐसे फाइंड कर लोगे। What is F2? It is the force between B and C, मतलब force on C due to B। तो ये आएगा 1/4 pi epsilon 0 QB QC अपॉन R BC स्क्वायर, 9 into 10 raised to 9, what is QB? बहुत सोचते हो, मैग्नीट्यूड वाइज सेम आने वाला है। ये चार्ज +1 माइक्रोकूलम था, ये -1 था और वो 2 था, तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स भी सेम आएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी तुमको। You have to always think proportionalities. Force depends on product of charges.
ये 1 माइक्रोकूलम है, वो -1 माइक्रोकूलम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है। तो इसका मतलब इसको भी तुम डायरेक्टली लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, 1.8 हो गया, डन। तो अभी व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स, इट इज अंडर रूट ऑफ 1.8 स्क्वायर, क्योंकि F1 की वैल्यू 1.8 आ गई, F2 की वैल्यू भी 1.8 आ गई, तो 1.8 स्क्वायर माइनस 1.8 इंटू 1.8 है ना, F1 इंटू F2, तो कितना हो गया 1.8 स्क्वायर। 1.8 स्क्वायर 1.8 स्क्वायर एक बार कैंसिल हो गया। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.8 स्क्वायर, 1.8, तो व्हाट इज रिजल्टेंट 1.8 ऑप्शन बी खत्म।